कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी और लाइफ भी आई होप सो काफी अमेजिंग चल रही होगी। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी एजुकेटर एट रैंक प्लस। तो कैसे हैं मेरे प्यारे सारे से बच्चे? तो आज के इस एक पर्टिकुलर सेशन में हम बस इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज को, जिसको हमने अभी पूरे लंबे से वन शॉट में कवर किया था स्क्रैच से लेकर एंड तक, आज हम उसको रिवाइज करने वाले हैं रैपिड रिविजन में, वो भी जस्ट 20 मिनट्स में। भाई ये पूरा सेशन सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में खत्म होने वाला है। 20 मिनट से थोड़ा ज्यादा लग सकता है, लेकिन ठीक है, 20 मिनट पे ही खत्म होने वाला है। तो मेक श्योर जरूर करना कि आप स्टार्ट से लेकर एंड तक इस पूरे सेशन को अटेंड कर रहे हो। चलो तो लेट्स बिगिन आवर सेशन लेके प्रभु का नाम। तो भाई देखो, बात ये है कि हम इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज पढ़ क्यों रहे हैं। बात इतनी सी है कि हम सब लोग किस पे ऊपर डिपेंडेंट है? वी आर ऑल डिपेंडेंट ऑन फूड। ठीक है, हम सब फूड पे डिपेंडेंट है और इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो ओवर तरीके से बढ़ती ही जा रही है। हमारे पास लैंड इतनू सा ही है, लेकिन हमें फूड बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि भाई ऑलरेडी जो पॉपुलेशन है वो इतनी इंक्रीज कर रही है, उनको रिसोर्सेज, फूड रिसोर्सेज, हर एक चीज प्रोवाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता जा रहा है। तो उस केस में हमने ये चैप्टर पढ़ना है कि हम किस तरीके से अपने उसी सिंगल पीस ऑफ लैंड को, लिमिटेड लैंड को यूज करके अपने फूड की क्वालिटी को, फूड के प्रोडक्शन को कैसे एनहांस कर सकते हैं। आज इस ये चैप्टर में आपको ये पढ़ना है। तो भाई हमारे मेजर फूड रिसोर्सेज क्या है? प्लांट्स हैं ऑब्वियसली, जो वेजिटेरियंस हैं, और एनिमल्स भी हैं जो आपके नॉन वेजिटेरियंस होते हैं। तो इन दोनों के फूड के प्रोडक्शन को हम कैसे एनहांस करेंगे, आज हम इसी चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि भाई हमारी ओवर ग्रोइंग जो पॉपुलेशन है उसको सबको क्या करना है? फूड की अवेलेबिलिटी करवानी है, अदरवाइज पॉपुलेशन में माल न्यूट्रिशन का केस आपको देखने के लिए मिलेगा। अब भाई होता क्या है, ऑलरेडी हम बहुत इंटेंसिवली कल्टिवेटेड है, मतलब हमारा जितना एरिया अभी इस टाइम पे एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है वो सब बहुत ओवरली इंटेंसिवली कल्टीवेटेड है। उसमें से हम एक लेवल तक ही कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो ऐसा हम क्या यूज करें, क्या टेक्निक्स यूज करें, क्या स्ट्रैटेजीज यूज करें कि हम उसी एक छोटे से पीस ऑफ लैंड पे, जिसमें अभी तक हम एग्रीकल्चर करते आ रहे हैं, उसको हम ओवरली ग्रो ना करवा करके, मतलब ओवर यूटिलाइज ना करके, प्रॉपर अमाउंट में क्रॉप्स को ग्रो करवा सके। तो यही चीज हमें यहाँ पे आज के सेशन में पढ़नी है। सबसे पहला जो आपका फूड ग्रेन का प्रोडक्शन एनहांसमेंट देखा गया था वो आपका ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे देखने के लिए मिला था। ये आपके इंडिपेंडेंस के बाद ही देखने के लिए मिला था। हमारे MS स्वामीनाथन जी जो थे, उन्होंने ओवरली पॉपुलेटेड ग्रोथ को या पॉपुलेशन ग्रोथ को देखते देखते ये ग्रीन रेवोल्यूशन वो लेकर के आए थे, जिसमें उन्होंने आपकी अच्छी टेक्नोलॉजीज को यूज करके, सीड की एनहांस्ड वेराइटीज को यूज करके ग्रीन रेवोल्यूशन किया था, जिसमें हमारे आज के टाइम पे हम एक छोटे से लैंड में ही अपने अच्छे खासे अमाउंट में क्रॉप का प्रोडक्शन एनहांस कर लेते हैं, क्रॉप को प्रोटेक्ट भी कर लेते हैं और उनकी वैरायटी को भी इंप्रूव कर लेते हैं। ये जो आपका रेवोल्यूशन था, ग्रीन रेवोल्यूशन, ये पंजाब में सबसे पहली बार देखा गया था, जिसकी वजह से आज हमारे क्रॉप का प्रोडक्शन काफी अच्छा खासा एनहांस हो चुका है। नेक्स्ट रेवोल्यूशन जो देखने के लिए मिला था वो हमें व्हाइट रेवोल्यूशन देखने के लिए मिला था, क्योंकि ऑब्वियसली वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन डेयरी प्रोडक्ट्स। चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, दही खाते हैं, सब कुछ, पनीर खाते हैं, तो ये सब कहाँ से आता है? डेयरी प्रोडक्ट से ही आता है। तो भाई जैसे पॉपुलेशन के लिए हमें क्रॉप का एनहांसमेंट कराना जरूरी था, ग्रेन प्रोडक्शन करवाना जरूरी था, वैसे ही हमें मिल्क का प्रोडक्शन करवाना भी जरूरी था। उस केस में व्हाइट रेवोल्यूशन आया था, जहां पे एंश्योर किया गया था कि हमारे हर एक पॉपुलेशन तक, हर एक इंसान तक प्रॉपर अमाउंट में डेयरी प्रोडक्ट्स पहुंचे, ताकि वो माल न्यूट्रिशन का शिकार ना हो सके। अब भाई ऑब्वियस सी बात है, हमें अपने क्रॉप का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, क्रॉप को प्रोटेक्ट करना है, क्रॉप की वैरायटी को मैनेज करना है। तो ये सब चीजें हम कैसे कर सकते हैं? ये सब चीज को करने के लिए हमें तो पहले क्रॉप्स को पढ़ना पड़ेगा ना, कि हमें पता कैसे चलेगा कि हम क्रॉप को कैसे प्रोटेक्ट करें, उसके प्रोडक्शन को कैसे एनहांस करें, जब हमें उसके बारे में डिटेल ही नहीं पता होगी। आप कहीं भी जा रहे हो तो पहले तो आपको गूगल मैप देखना पड़ता है ना। अगर वो जगह आपके लिए नहीं है, अगर आपको रास्ता ही नहीं पता होगा, तो आप उस जगह तक पहुंचोगे कैसे? इसीलिए हमें अपने क्रॉप को, अपनी प्रोडक्शन को मैनेज करने के लिए, वैरायटी इंप्रूव करने के लिए सबसे पहले अपनी क्रॉप्स को जानना जरूरी हो जाता है, जिसमें हमारी दो टाइप की क्रॉप्स आती हैं। एक आती है खारिफ क्रॉप्स, एक आती है राबी क्रॉप्स। खारिफ क्रॉप्स के से खुशबू मैम, के से खारिफ क्रॉप, खारिफ में आर आता है, तो ये ग्रो होती है आपकी रेनी सीजन में। दीज आर द रेनी सीजन क्रॉप्स, जिनको हम मॉनसून क्रॉप्स भी बोलते हैं। और ये क्रॉप्स जो होती हैं ये जून टू अक्टूबर ग्रो की जाती है, क्योंकि इनको पानी की क्वांटिटी ज्यादा चाहिए होती है, इसीलिए ये रेनी सीजन में मैक्सिमम अमाउंट पे देखी जाती हैं।
इनका भाई कौन सा एग्जांपल है, पैडी, सोयाबीन, पिजन पी, मेज, कॉटन। अब मैं आपको एक बात बता दूं, शॉर्ट सी ट्रिक, ये सारे एग्जांपल्स बहुत अच्छे से याद करना, लिख करके जरूर आना, एग्जाम में मार्क्स अच्छे मिलेंगे। दूसरी क्रॉप जो होती है दैट इज द राबी क्रॉप, जो आपकी विंटर सीजन की क्रॉप होती है, मतलब इनको थोड़ा सा कोल्ड टेम्परेचर और कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है। ये आपकी कब से कब ग्रो होती है, नवंबर टू अप्रैल तक ये ग्रो होती है। एग्जाम्पल्स हो गए आपके वीट, ग्राम, पीज, मस्टर्ड, लिनसीड। सरसों खाई है ना, सरसों तो भाई हमारी कब मिलती है, विंटर्स के टाइम पे मिलती हैं। तो ये हो गई हमारी क्रॉप्स के बारे में डिटेलिंग की राबी और खारिफ क्रॉप्स किस सीजन में ग्रो करती हैं, किनको कितनी अमाउंट ऑफ सनलाइट चाहिए, कितने न्यूट्रिशन चाहिए, ये सब चीजों की जब हमें डिटेलिंग पता होगी तभी तो हम उसकी वैरायटी इंप्रूव कर पाएंगे, उसके प्रोडक्शन को एनहांस कर पाएंगे। तो अब हम पढ़ने वाले हैं आपकी फार्मिंग प्रैक्टिसेस, जिनको यूज करके हमने अपनी क्रॉप का एनहांसमेंट किया था, हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर के हम आए थे। जिसमें से सबसे पहला जो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा दैट इज द क्रॉप की वैरायटी इंप्रूवमेंट, कि आप सीड की क्वालिटी कैसे इंप्रूव करोगे। आप कोई सुपरमार्केट में जाते हो, दो टाइप की चिप्स अवेलेबल हैं, एक चिप्स की क्वालिटी बहुत ही सुपर्ब है, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, एक की क्वालिटी ठीक ठाक है और उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं है, तो कौन सी चिप्स खरीदोगे? ऑब्वियस सी बात है जिसकी क्वालिटी अच्छी है, जिसका टेस्ट अच्छा है। उसी तरीके से हमारे मार्केट में भी हमें सीड्स की ऐसी वैरायटी इंट्रोड्यूस करवानी पड़ी जो कि आपको क्रॉप्स भी ज्यादा अमाउंट में दे रही है। एक हम सीड यूज कर रहे हैं जो सिर्फ हमें 1 kg राइस दे रहा है, एक सीड हम इंप्रूव वैरायटी का ऐसा यूज कर रहे हैं जो एक बार में हमें 10 kg राइस प्रोड्यूस करके दे रहा है। तो क्या हो गया, वो वैरायटी इंप्रूव हुई कि नहीं हुई, तो ये पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट हम ये वैरायटी इंप्रूव कैसे करेंगे, क्या क्या टेक्निक्स यूज करी, हम ये पढ़ेंगे। फिर हमने उनका प्रोडक्शन कैसे एनहांस किया, प्रोडक्शन हम उनका कैसे एनहांस कर सकते हैं, उनको प्रॉपर अमाउंट पे न्यूट्रिएंट्स दे करके, प्रॉपर अमाउंट पे पानी दे करके, प्रॉपर अमाउंट में इंटरक्रॉपिंग पैटर्न्स को यूज करके, ताकि एक साथ हम 2 से ज्यादा क्रॉप्स को यूज कर रहे हैं। इससे भी तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ा, हमें जहां सिर्फ राइस मिल रही थी, हमें राइस के साथ वीट मिलने लगी, मेज मिलने लगा, सब कुछ मिलने लगा। उसके बाद नेक्स्ट, अब हमने सब कुछ कर लिया, उसके बाद हमें प्रोटेक्ट भी तो करना है। क्यों? क्योंकि भाई जैसे हमें एनिमल्स को डिसीजेस हो जाती हैं, वैसे हमारी क्रॉप्स को भी तो होती हैं, उनमें भी तो कीड़े पड़ जाते हैं। तो अगर कीड़े वाली क्रॉप्स हो गई तो आप उससे कोई मार्केट वैल्यू उसकी नहीं रह जाती, कोई भी उसे नहीं खरीदता है। तो ये सब बेसिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं जिनके थ्रू हमने अपनी क्रॉप्स का वैरायटी, प्रोडक्शन और प्रोटेक्शन मैनेज किया। तो लेट्स स्टार्ट विद क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, जिसमें हमारी 2 टेक्निक्स आती हैं। एक टेक्निक होती है हाइब्रिडाइजेशन की, जिसमें हमने क्या किया, मेरे पास सपोज करो एक है राइस ए, ठीक है, दिस इज द राइस ए, और एक मेरे पास थी बासमती राइस। तो बासमती राइस के दाने बड़े प्यारे थे और बड़े बड़े से लंबे लंबे से राइस थे, और राइस ए जो थी उसका साइज छोटा था लेकिन वो डिसीज रेजिस्टेंट थी। हमने क्या किया, इन दोनों राइस के बीच में क्रॉस ब्रीडिंग करवा दी। अब हमको जो इनकी ऑफस्प्रिंग मिली उनके साइज भी लंबा था बासमती राइस जैसा, और वो डिसीज रेजिस्टेंस भी था। दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन, कि हम अपने डिसिमिलर प्लांट्स को क्या करवाते हैं, क्रॉस ब्रीड करवाते हैं, ताकि हमें उनसे जो ऑफस्प्रिंग मिल रहे हो वो हमारी डिजायर्ड क्वालिटीज के हो रहे हो। ये 3 तरीके से हो सकती है, एक होती है इंटर वेराइटी, एक होती है इंटर स्पेसिफिक, एक होती है इंटर जेनेरिक। इंटर वेराइटी का मतलब भाई पास के रिश्तेदारों का, जैसे कि भाई बहनों की क्रॉस ब्रीडिंग, मतलब भाई बहनों की क्रॉस ब्रीडिंग नहीं होती है, मतलब जो दोनों क्रॉप्स हैं वो आपस में भाई बहन है और उन दोनों क्रॉप्स की हमने क्रॉस ब्रीडिंग करवा दी, तो ये पास के रिश्तेदार हो गए। इंटर स्पेसिफिक का मतलब हो गया आप लोगों का कि वो दूर के रिश्तेदार है, थोड़े से दूर, कजिन जैसा नाता है, तो उनकी हमने क्रॉस ब्रीडिंग करवा दी। और इंटर जेनेरिक का मतलब होता है कि भाई को कौन सा रिश्ता है हमें पता ही नहीं चल रहा, मामा के, फूफा के, दादी के, पता नहीं कौन लग रहे हैं वो, तो कोई रिलेशन ही नहीं है उन दोनों के बीच में, उन दोनों क्रॉप्स का हमने क्या करवा दिया, क्रॉस ब्रीड करवा दिया। तो इन 3 तरीकों से आप हाइब्रिडाइजेशन करवा सकते हैं और अपनी डिजायर्ड वेराइटी की सीड ग्रो करवा सकते हैं, जिससे आपका प्रोडक्शन भी मेंटेन होगा और क्वालिटी भी, वेराइटी भी इंप्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। यहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका बीटी कॉटन का। तो हुआ ये था कि फार्मर जो था ना, वो एक कॉटन को ग्रो करवाता था, लेकिन उसमें कीड़े लग जाते थे जिससे उसकी पूरी कॉटन खराब हो जाती थी। तो उसने क्या किया, उस कॉटन में एक ऐसा जीन इंट्रोड्यूस करवाया जो उसके अंदर एडवांटेज लेकर के आया, ऐसा कि हमको तो कोई नुकसान नहीं हो रहा था उस जीन से, लेकिन जैसे ही उस कॉटन को वो कीड़ा खा रहा था वो मर जा रहा था। अब उस जीन को इंट्रोड्यूस करवाने की वजह से उसकी कॉटन की क्रॉप्स क्या हो गई, बच गई, पेस्ट कंट्रोल हो गया। तो दैट इज नोन एज, जब हम अपनी डिजायर्ड वेराइटी का जीन इंट्रोड्यूस करवाते हैं किसी सीड या क्रॉप के अंदर, दैट इज नोन एज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जिसका बेस्ट एग्जांपल है बीटी कॉटन।
अब भाई हम ये सब करवाते क्यों हैं, हमें क्या क्या ऐसी प्रॉपर्टीज, क्या क्या ऐसे फैक्टर्स देखने मिलते हैं उन सारी सीड वैरायटी के अंदर, तो ये सारे हैं भाई। सबसे पहली चीज वो हम क्यों करवाते हैं, ताकि हमें हायर यील्ड मिले, या ऐसी सीड ग्रो करवाएंगे जिससे हमें हायर यील्ड। हम एक ऐसी राइस ग्रो करवाए थे जिससे हमें 1 ही केजी या 2 केजी मिल रहा था, अब हम वो वाली सीड ग्रो करवा रहे हैं जिससे हमें 10 केजी राइस मिलती है, तो हायर यील्ड मिली, इंप्रूव्ड क्वालिटी है, टेस्ट में बड़ी अच्छी है, अच्छे से गल जाती है राइस आपकी। बायोटिक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, मतलब ना ही वो किसी बैक्टीरिया, यीस्ट, फंगस से इफेक्ट हो रही है, कोई भी उसको इन्फेक्शन नहीं कर पा रहा है, या फिर वो एबायोटिक कंपोनेंट्स, मतलब हवा, पानी, धूप से भी वो जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है, रेजिस्टेंस है। तो दैट इज आपका बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस। चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, जहां पे हमें वो 6 महीने में क्रॉप मिल रही थी, अब हमें वो 3 महीने में मिल रही है। वाइडर अडेप्टेबिलिटी, कैसा भी इन्वायरमेंट हो वो अडेप्ट कर जा रही है अपने आप को, कैसे भी इन्वायरमेंट में ग्रो कर रही है, कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है। और डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जैसी कैरेक्टरिस्टिक हमें चाहिए, जैसे कि हमें सीरियल दालों की क्रॉप छोटी चाहिए होती है तो हमें छोटी मिल रही है। दीज आर द वेराइटीज और फैक्टर्स जो हमें अपनी सीड की वेराइटी को इंप्रूव करते टाइम पे देखने पड़ते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट के ऊपर। अब प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो होता है ना वो 3 तरीके से हो सकता है। एक फार्मर होते हैं जो कुछ भी, भाई उनके पास पैसा ही नहीं है तो वो नो कॉस्ट प्रोडक्शन करते हैं, ना वो अच्छी सीड यूज करते हैं, ना ही वो अच्छे कोई भी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। दूसरा होता है लो कॉस्ट प्रोडक्शन, मतलब वो सीड तो अच्छी यूज कर रहे हैं लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तीसरा होता है हाई कॉस्ट प्रोडक्शन, जो बड़ी भारी पैसे वाले होते हैं, अच्छे सीड भी यूज कर रहे होते हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी भी यूज कर रहे होते हैं। तो सबसे ज्यादा फायदा जो होता है वो आपको हाई कॉस्ट प्रोडक्शन में देखने के लिए मिलता है। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रॉपर अमाउंट में जितने न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है उतने अमाउंट में उनको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जितने अमाउंट में पानी की, इरिगेशन की जरूरत होती है वो भी वो प्रोवाइड कर पाते हैं, और क्रॉपिंग पैटर्न का यूज करके एक साथ 2 से ज्यादा क्रॉप्स को भी वो ग्रो करवा लेते हैं। और ये लो कॉस्ट नहीं, ना ही नो कॉस्ट में, हाई कॉस्ट प्रोडक्शन में आते हैं आपके। तो भाई कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जो आपके क्रॉप्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपको पढ़ने हैं। भाई एयर से तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलेगा ही, पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको याद रखने हैं जो कि होते हैं नाइट्रोजन, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। ये 3 सबसे मेन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो प्लांट को हमेशा, क्रॉप को हमेशा ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं। बाकी मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम भी होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। ये सब चीजें हम इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि तभी जब हम इनको प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकेंगे तभी तो हम प्रोडक्शन उनकी इंक्रीज कर सकेंगे। तो ये कैसे इंक्रीज की जाती है? या तो आप मैन्योर या तो आप फर्टिलाइजर का यूज करके। देखो भाई फर्टिलाइजर्स आपके केमिकल्स होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो भले आपका प्रोडक्शन एनहांस कर रहे हैं लेकिन वो पॉल्यूशन कॉज करते हैं, इवन आपके सॉइल की, पानी की और आपकी जो क्रॉप्स ग्रो कर रही है उसको भी केमिकली अफेक्ट कर लेते हैं। मैन्योर क्या होता है भाई? यहाँ पे तो हम वेस्ट मटीरियल का यूज करते हैं, एनिमल एक्सक्रीटा का यूज करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर का। देखो भाई सब इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि ये आपको ज्यादा अमाउंट में ग्रो करवाने यूज करनी पड़ती है और ये एक्शन में थोड़ी सी स्लो होती है कंपेयर टू फर्टिलाइजर। तो ये दोनों डिफरेंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम आपकी इरिगेशन की। तो भाई हम पानी उनको कैसे कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? पानी सबसे पहली चीज तो आप वेल से, जो कुआं नहीं होता है, कुएं से खोद करके या ट्यूबवेल से आप उनको पानी प्रोवाइड कर सकते हो। कैनाल से, कैनाल्स क्या होते हैं? आपने पानी का सिस्टम एक बना लिया जिसमें से एक निकाल करके सिस्टम आप खेतों तक पानी लेकर के जा रहे हो। रिवर लिफ्ट सिस्टम, डायरेक्टली रिवर से ही आप पानी लेकर के आ रहे हो। टैंक्स, आपने स्टोर कर लिया पानी को, आपने मॉनसून के वाटर को स्टोर कर लिया या जहां से भी आप पानी लेकर के आ रहे हो उसको स्टोर करके रख रहे हो। तो इन 4 तरीकों से आप अपनी क्रॉप्स को पानी प्रोवाइड कर सकते हो जितना अमाउंट में उनको पानी चाहिए, क्योंकि प्रॉपर अमाउंट पे आपने पानी दिया तो उनका प्रोडक्शन एनहांस हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्रॉपिंग पैटर्न के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो देखो क्रॉपिंग पैटर्न हम इसीलिए यूज करते हैं ताकि हम एक स्पेसिफाइड टाइम में एक छोटे से एरिया में 2 से ज्यादा क्रॉप्स ग्रो करवा सकें। सबसे पहला पैटर्न होता है आपका मिक्स्ड क्रॉपिंग का, जहां पे आप 2 से ज्यादा क्रॉप्स एक साथ ग्रो करवा सकते हो एक सिंगल पीस ऑफ लैंड पे। इससे क्या होता है, आपका एडवांटेज ये होता है कि अगर इसमें से कोई एक क्रॉप खराब भी होगी तो आपके पास दूसरी क्रॉप अवेलेबल होंगी पैसा कमाने के लिए। तो ये मेन सिस्टम रहता है। और यहाँ पे ना कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं होता, कोई भी क्रॉप कहीं पे भी ग्रो करवा दी जाती है। इसका एग्जांपल दिया हुआ है वीट प्लस ग्राम, वीट प्लस मस्टर्ड, ग्राउंडनट प्लस सनफ्लावर। सपोज करो ग्राउंडनट खराब हो गया तो आपके पास सनफ्लावर की खेती तो होगी। तो ये क्या होता है, रिस्क रिड्यूस करता है कि अगर कोई इसमें से एक क्रॉप फेल हो गई तो आपके पास दूसरी क्रॉप अवेलेबल होगी पैसा कमाने के लिए। दूसरा एक पैटर्न होता है दैट इज इंटरक्रॉपिंग। सेम होता है मिक्स्ड क्रॉपिंग की मतलब जैसे, बट यहाँ पे ना एक डेफिनेट पैटर्न
पैटर्न यूज किया जाता है कि मतलब एक प्रॉपर रो डिसाइडेड होती है कि पहली रो में मैं सनफ्लावर ही ग्रो करवाऊंगी, दूसरी रो में मैं व्हीट ही ग्रो करवाऊंगी। यहाँ पे भी आप 2 और मोर क्रॉप्स को एक साथ ग्रो करवाते हो, लेकिन एक डेफिनेट पैटर्न में। मतलब आपने रो डिसाइड कर ली है कि पहली और दूसरी रो में हम सनफ्लावर ग्रो करवाएंगे, थर्ड और फोर्थ रो में हम लोग मेज ही ग्रो करवाएंगे, तो डेफिनेट पैटर्न में आप ग्रो करवाते हो। इससे क्या होता है ना, सबसे पहली चीज तो पेस्ट नहीं होती है। मतलब अगर कोई एक क्रॉप में कीड़े लगेंगे ना तो दूसरे क्रॉप में कीड़े नहीं लगते हैं, ऐसे ग्रो करवाया जाता है। ना ही उनके बीच में न्यूट्रिशन का कंपटीशन होता है कि अगर सोयाबीन को ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए तो मेज को कम न्यूट्रिशन चाहिए। इससे क्या होता है, दोनों वेराइटीज आपस में आराम से ग्रो कर पाती हैं और आपके लिए इकोनॉमिकली फीजिबल है, क्योंकि आप दोनों वेराइटीज को ग्रो करवा करके सेल करके अच्छे से पैसा कमा सकते हो। तो ये फार्मर्स के लिए अच्छी चीज हो जाती है इंटरक्रॉपिंग को यूज करना। थर्ड आ जाता है आपका क्रॉप रोटेशन। यहाँ पे ना हम मेनली आपके सॉइल के न्यूट्रिएंट्स के ऊपर फोकस करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, लेग्यूमिनस प्लांट्स, ठीक है। लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होती है उनकी प्रॉपर्टीज ये होती है कि ये सॉइल के अंदर नाइट्रोजन बहुत सारी ऐड करते हैं, ठीक है। और सीरियल्स जो होते हैं, जो दालों की फसल होती है ना, वो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा यूज करती है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम लोगों ने लेग्यूमिनस प्लांट्स ग्रो करवाए जिससे नाइट्रोजन की एनहांसमेंट हो गई सॉइल के अंदर। फिर हमने सीरियल ग्रो करवाई, सीरियल्स ने सारा नाइट्रोजन यूज कर लिया, फिर वापस से हम लोग लेग्यूमिनस प्लांट्स ग्रो करवा लेते हैं। तो इस तरीके से एक साल में हमें बहुत सारी क्रॉप्स मिल जाती है। वही अगर हम हर बार सीरियल्स ग्रो करवाएंगे तो हमारी सॉइल की क्वालिटी भी खराब हो जाती है और हम एक बार में सिर्फ एक ही क्रॉप ग्रो करवा सकते हैं। तो दिस इज नोन एज द क्रॉप रोटेशन, जिसमें हम एक प्रॉपर पूरा प्लान तरीके से क्रॉप्स को ग्रो करवाते हैं ताकि हमारे न्यूट्रिएंट्स की कमी सॉइल के अंदर हमें ना फेस करनी पड़े। इससे क्या होता है कि आप बार बार एक टाइप की क्रॉप को ग्रो करवाओगे तो न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे, आप बाकी सारी क्रॉप्स को नहीं ग्रो कर पाओगे। तो दिस इज द क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अब भाई वैरायटी इंप्रूव कर ली, प्रोडक्शन एनहांस कर लिया, अब बात आती है कि भाई अब इनको प्रोटेक्ट कैसे किया जाए। प्रोटेक्ट करने का सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि इनको वीड्स और पेस्ट खराब कर देते हैं। वीड्स आपके होते हैं अनवांटेड प्लांट्स जो कि आपकी इनके साथ कंपटीशन करते हैं, और पेस्ट तो भाई कीड़े ही होते हैं। कीड़े कैसे खराब कर देते हैं, उनकी रूट को काट देंगे या स्टेम को काट देंगे या लीफ को काट देंगे। अब ऐसे क्रॉप को कोई खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। उनके सेल सैप को, सेल सैप का मतलब होता है जितना न्यूट्रिएंट्स उनके अंदर प्रेजेंट होता है, इनबिल्ट होता है, उनको सब सक कर जाते हैं। तो ऐसे क्रॉप को कोई खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। या तो स्टेम और फ्रूट्स में ना क्या कर देंगे, छेद कर देते हैं। कोई अगर कीड़े वाली फ्रूट होगी तो तुम खरीदोगे? नहीं खरीदोगे ना, उसको खाओगे ही नहीं तुम। तो इस तरीके से आपकी क्रॉप्स को डैमेज कर देते हैं, तो इनसे बचाना हमें होता है। दूसरा, वीड्स जो होते हैं दे आर द अनवांटेड प्लांट्स, मतलब नहीं चाहिए होते हैं तब भी ग्रो कर जाते हैं। ये क्या करते हैं, फूड के साथ साथ कॉम्पिटिशन करते हैं, जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, स्पेस घेर लेते हैं, आपकी क्रॉप को ग्रो ही नहीं होने देते हैं। साथ साथ में लाइट, जो सनलाइट जिनको जितनी चाहिए होती है वो ले लेते हैं, उनको ग्रो ही नहीं होने देते। तो इन सब की वजह से जो क्रॉप आपको चाहिए वो क्रॉप ये ग्रो होने ही नहीं देते हैं। तो इन दोनों चीजों से हम कैसे बचाएं अपने क्रॉप को, तो इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है भाई हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स या फंगिसाइड्स को यूज करना। बट दे आर द केमिकल्स, हमें इनको लिमिटेड अमाउंट में यूज करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे क्रॉप को भी केमिकल बना देते हैं, केमिकल से भर देते हैं, और साथ साथ में ये सॉइल पोल्यूशन या आसपास के एरिया का भी पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन क्रिएट करते ही करते हैं। ठीक है, अब बात आ जाती है भाई, अब बात आ जाती है आपके ग्रेन्स को स्टोर करने की, क्योंकि भाई इतने सारे ग्रेन्स प्रोड्यूस हो गए हैं तो अब हमें उनको स्टोर भी तो प्रॉपरली करना पड़ेगा। उन्हें बायोटिक फैक्टर से, मतलब बैक्टीरिया से, वायरल से, फंगस से बचाना होता है, और एबायोटिक फैक्टर से भी, जैसे कि पानी, आपकी सॉइल से, या फ्लड आ रहा है, कोई भी आंधी तूफान आ रहा है, इन सब से उनको बचाना पड़ता है, चूहों से बचाना पड़ता है। तो ये कैसे करते हैं हम, ये देखो भाई, ये सारी चीजें आपकी एक तो पूरी क्रॉप को डिग्रेड कर, उसकी क्वालिटी खराब कर देती है। ऐसी खराब क्वालिटी को आप खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। आपके अगर चूहों ने या बैक्टीरिया ने उसको आधा खा लिया तो ऐसे लॉस ऑफ वेट हो जाएगा, उसको भी आप नहीं खरीदोगे। पुअर जर्मिनेबिलिटी, मतलब भाई वो जर्मिनेट ही नहीं होंगे, उनसे दूसरी क्रॉप प्रोड्यूस ही नहीं होंगी, ना ही उनका डिस्कलरेशन हो जाएगा, और इससे क्या हो जाएगा, पुअर मार्केटेबिलिटी। आप उनको सेल भी करोगे तब भी आपको अच्छा खासा अमाउंट में पैसा नहीं मिलेगा, तो आपका क्या हो गया, नुकसान हो गया। इसीलिए हम जहां पे भी उन्हें स्टोर करते हैं हमें उसकी स्ट्रिक्ट क्लीनिंग करनी चाहिए, अपने क्रॉप्स की प्रॉपर ड्राइंग करनी चाहिए सनलाइट में, ताकि उनमें मॉइस्चर ना रहे, क्योंकि मॉइस्चर रहेगा तो उसमें फंगल इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। और हम उनका फ्यूमिगेशन भी कर सकते हैं उस स्टोरेज एरिया का केमिकल्स से, ताकि कोई भी अगर उसमें मकड़ी मच्छर रह गए हैं तो वो भी मर जाएं और हम प्रॉपर अमाउंट में अपने स्टोरेज में उनको स्टोर कर सकें। तो दिस इज द एंटायर थिंग जिसको
देख समझ के हमें अपनी क्रॉप की वैरायटी, प्रोडक्शन और प्रोटेक्शन को मैनेज करना पड़ता है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है एनिमल हस्बेंड्री का, कि हम एनिमल्स को किस तरीके से मीट पर्पस के लिए और अपने डे टू डे डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए कैसे यूटिलाइज करते हैं। सबसे पहला आ जाता है कैटल फार्मिंग का, जिसमें हम लोग कैटल्स को बाय बर्थ रखते हैं अपने पास टिल द एंड, जब तक वो हमें मिल्क का प्रोडक्शन नहीं दे देती हैं, ठीक है, या जब तक वो हमें मिल्क का प्रोडक्शन देती है। वैसे है तो ये बहुत खराब, बट यही है कि कैटल्स को तब तक रेस किया जाता है जब तक वो हमें मिल्क प्रोवाइड करती हैं। अब यहाँ पे आपको वैरायटी याद रखनी है, एक तो बॉस इंडिकस जो कि काऊ की वैरायटी होती है, और बॉस ब्यूबेलिस जो बफेलो की वैरायटी होती है, ठीक है। दो टाइप के होते हैं यहाँ पे कैटल्स, एक मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स होती है जिनको हम मिल्क एनिमल्स बोलते हैं, और एक आपके वो होते हैं जो फार्म लेबरर्स होते हैं, जो आपको क्रॉप के टाइम पे जब आप खेती कर रहे हो वहां पे आपको लेबर्स में हेल्प करते हैं, दैट इज नोन एज ड्रॉट एनिमल्स, ठीक है। तो ये आपकी दो वैरायटीज आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाता है आपका पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग में भाई अगेन आपकी एग्स और मीट्स के लिए हम लोग चिकन्स को, ब्रॉयलर्स को, लेयर्स को ग्रो करवाते हैं, ठीक है, जिसमें से आपके दो वैरायटीज आती हैं, एक आपकी ब्रॉयलर्स आती है, एक आपकी लेयर्स आती हैं। ब्रॉयलर्स जो होते हैं वो मीट प्रोडक्शन के लिए एक्चुअली में यूज किए जाते हैं, लेकिन इनकी हाइजीनिक को हमको, इनके एरिया को हाइजीनिक करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम इनके एरिया को प्रॉपर हाइजीनिक नहीं करेंगे, साफ सुथरा नहीं रखेंगे, टेम्परेचर मेंटेन नहीं करेंगे, तो ये ग्रो नहीं कर पाते। इनकी मोर्टिलिटी काफी ज्यादा होती है, मर भी जाते हैं जल्दी, ठीक है, और इनका फूड रिक्वायरमेंट काफी स्पेसिफिक रहता है। इनको प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन रिच डाइट चाहिए होती है, फैट एडिक्वेट अमाउंट में चाहिए होता है, विटामिन ए और विटामिन के की रिक्वायरमेंट इन्हें अपने डाइट में चाहिए होती है, जो आपको मीट प्रोड्यूस करके देते हैं, जिनको हम ब्रॉयलर्स बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं लेयर्स, आपके ये एग लेयर्स होते हैं, मतलब एग लेइंग होते हैं आपके, ये एग्स आपको प्रोवाइड करते हैं। ये इनका भी मतलब ग्रोथ का जो सिनेरियो ये होता है कि आपको एकदम साफ सुथरा एरिया रखना पड़ता है इनकी ग्रोथ करवाने के लिए, ताकि ये अच्छी क्वालिटी के एग्स आपको प्रोवाइड कर सके, जिसके लिए आपको इनको रेस्ट्रिक्टेड डाइट पे रखना पड़ता है, जिसमें मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स सबकी प्रेजेंस बनी रहे। तो दिस इज द पोल्ट्री फार्मिंग, जहां पे आप लोग चिकन्स को और गूस को, टर्कीज को, डक्स को ग्रो करवाते हो रखते हो फॉर मीट एंड एग्स। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपनी फिश फार्मिंग के ऊपर, जो आपकी दो टाइप्स की होती हैं। एक होती है इनलैंड फिशरीज, जिसमें से पॉन्ड्स, लेक्स और रिवर्स का यूज करते हैं वहां से फिशेस को कैप्चर करने के लिए, और एक होती है मरीन फिशरीज, जहां पे आप सी कोस्टल एरियाज को यूज करते हो फिशेस को कैच करने के लिए, कैप्चर करने के लिए। तो भाई दोनों में डिफरेंस ये होता है कि ये आपकी कोस्टल सीज वाले में होती है, एज वेल एज डीप सी में भी होती है। इनकी पॉपुलर वेराइटीज होती है पॉम्फ्रेट, मैकरेल, ट्यूना, सार्डिन्स, फिन फिशेस भी होती है जैसे कि मुलेट्स, बेतकी, पर्ल स्पॉट्स, और शेल फिशेस भी होती हैं जैसे कि प्रॉन्स आपकी। और इनको लोकेट, मतलब इनके हैबिटेट को लोकेट करने के लिए सैटेलाइट्स का यूज किया जाता है, कि भाई इनका ब्रीडिंग ग्राउंड्स कौन सा है, किस जगह। भाई सी तो इतनी वास्ट है, आपको पता कैसे चलेगा, फिशिंग कैसे करोगे, तो ये निकाला जाता है सैटेलाइट्स के थ्रू कि किस जगह पे ये सबसे ज्यादा ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं इनका। नेक्स्ट इनलैंड फिशरीज में भाई आपकी वाटर रिसोर्सेज, रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स आ जाती हैं। उनमें कौन कौन से होते हैं ये पॉइंट आपको याद रखना है। कटला जो होती है वो आपकी सरफेस फीडर होती है, सरफेस पे रहती है सबसे ज्यादा। रोहू जो होती है वो मिडिल जोन में रहती है, और कॉमन कार्प्स और मृगल्स जो होती है वो बॉटम फीडर्स, मतलब रिवर्स के सबसे बॉटम एंड पे रहती हैं, और ये भी भाई कैप्चर की जाती हैं, कैप्चर फिशरीज में आती हैं आपकी। ये भी आपकी कैप्चर फिशरीज में भी आ सकती हैं। एक आपकी कल्चर फिशरीज भी होती है कि वो लोग आर्टिफिशियल लेक बना करके वहां पे 5-6 फिशेज ग्रो करवाते हैं, जो आपस में फूड को लेकर के कंपटीशन नहीं करते हैं। तो दिस इज एक्चुअली द कल्चर फिशरीज। नेक्स्ट एंड द लास्ट आ जाते हैं हम बी कीपिंग के ऊपर, जहां पे हम हनी बी को एक एरिया में रख करके उनसे हनी प्रोडक्शन करवाते हैं, ठीक है। ये भाई आपकी रूरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में जाता है, क्योंकि वहां पे आपका हाईली प्रॉफिटेबल होता है। इन इंसेक्ट्स को आपके फार्मर्स डोमेस्टिकेट करते हैं, जहां पे उनका शहद प्रोडक्शन हो सके। इसमें से बहुत ही कॉमन वेराइटीज है आपकी एपिस सेरेना इंडिका, जिसको हम इंडियन बी बोलते हैं, एपिस डॉर्सेटा रॉक भी होती है, एपिस फ्लोरा आपकी लिटिल भी होती है, और इटालियन भी आपकी सबसे अच्छी वेराइटी मानी जाती है, एपिस मेलिफेरा, क्योंकि ये हनी बी जो होती है ये आपके अपने छत्ते में, अपने हाइव में बहुत लंबे टाइम तक रहती है। इनका मतलब ब्रीडिंग करने का भी टाइम बहुत अच्छा होता है, मतलब बहुत ही बल्क में ये बच्चे प्रोड्यूस करती हैं, और इनका जो नेक्टर कलेक्ट करने का तरीका होता है वो भी काफी डिफरेंट होता है। इनका जो हनी प्रोड्यूस होता है एपिस मेलिफेरा का, वो भी अच्छी क्वालिटी का होता है। अब बात ये आती है कि जो हनी ये प्रोड्यूस करते हैं वो एक्चुअली में किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, वो है आपका पैस्चरेज के ऊपर, मतलब फ्लावर्स की
अवेलेबिलिटी उस एरिया में कैसी है। जिस एरिया में आपने हनी बी को डोमेस्टिकेट किया है उस एरिया में अगर अच्छे क्वालिटी के फ्लावर्स ग्रो कर रहे हैं तो हनी बी डेफिनेटली अच्छी क्वालिटी की हनी जरूर प्रोड्यूस करती है। क्यों? क्योंकि भैया वो हनी कैसे प्रोड्यूस करेगी, फ्लावर से नेक्टर लेकर के ही तो प्रोड्यूस करती है। तो इसीलिए एक्चुअली में ये फ्लावर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो आसपास में किस तरीके के फ्लावर्स अवेलेबल है मेनली उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो दिस इज द एंड ऑफ आवर सेशन। तो बस सारे टॉपिक्स मैंने आपके कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब मेक श्योर जरूर करिएगा कि आप जाते जाते सेशन को लाइक जरूर कर रहे हैं। एंड अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।